वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। एक अव्यवसायिक संगठन के रूप में नवनिर्मित एजु क्वालिटी फाउंडेशन गणित, विज्ञान और बच्चों में शिक्षा के प्रसार तथा सबके लिए अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है। नवनिर्मित का मानना है कि ज्ञान पर सबका अधिकार है और इसे समाज में हर वर्ग, समुदाय और प्रदेश में लिंग तथा जाति भेद के बगैर बिना मूल्य या कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। नवनिर्मित 1985 वर्ष से सकारात्मक शिक्षा की वैकल्पिक पद्धतियों द्वारा स्व शिक्षण शैली में बच्चों के लिए खेल में गणित और विज्ञान सीखने तथा समझने के अभिनव और सुलभ रास्ते तलाशता रहा है। गतिविधियों द्वारा सीखने से बच्चों में जिज्ञासा और रचनात्मक बढ़ती है तथा उनमें वैज्ञानिक तर्क संगत समझ और सवालों के उत्तर स्वयं खोजने का विश्वास जागृत होता है। नवनिर्मित एक आत्मनिर्भर संगठन है जो अपनी गतिविधियों के लिए सभी संसाधन स्वयं अर्जित करने में विश्वास रखता है। नवनिर्मित विभिन्न कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे JSW है, टेक महिंद्रा है, L&T कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेट करके विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रोजेक्ट एजुकेशन पे चला रहा है। नेक्स्ट। हाँ, अपन आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मैं राम नारायण, लोकल कोऑर्डिनेटर जयपुर से। हमारे साथ स्टेम प्रोजेक्ट के मैनेजर है रवि जायसवाल है और मुकेश जी हैं जो साथ ही हमारे कलीग हैं लोकल कोऑर्डिनेटर। और स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स फॉर द सेशन। जैसे कि आज आप लोग जुड़े तो आपकी सक्रिय भागीदारी इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में रहे, बहुत बढ़िया रहेगी और अच्छी तरह से अपन उन चीजों को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक इसी के बाद में जो अपने चैट विंडो बीच वाला जो ऑप्शन है चैट विंडो का, जैसे कि मान लीजिए आप अपने विचार कोई भी साझा करना चाहते हैं तो चैट विंडो में जाकर वहां आप नोट डाउन करके अपने विचार साझा कर सकते हैं। जो भी आपके सजेशन हैं उनको यहाँ लिखकर आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, आप जैसे मान लीजिए आपके पास वॉइस आने लग गई है तो म्यूट वाला अनम्यूट का ऑप्शन आएगा तो उसे म्यूट रखना है। म्यूट रखने से क्या है कि अपने जो भी अपन बातचीत कर रहे हैं तो अपनी आवाज इफेक्टिव तरीके से आपके पास पहुंचेगी, बैकग्राउंड नॉइज नहीं पहुंचेगी, हर चीज अपने को समझ में आएगी। नेक्स्ट सर। रवि सर, जैसे कि सिंपल है कि जैसे अपन ने थोड़ा पहली वाली स्लाइड में चर्चा किया है उसी पे आधारित है। लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। टाइप योर नेम, स्कूल नेम एंड सिटी इन द चैट विंडो। आपको क्या करना है फिलहाल कि चैट बॉक्स में जाकर अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है और सिटी का नाम लिखना है। प्लीज आप ये करिए। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल अपन इंट्रोड्यूस हो लेते हैं। सभी पार्टिसिपेंट साथियों से, प्रतिभागियों से निवेदन है कि कृपया वो चैट बॉक्स में जाके अपना नाम, स्कूल और सिटी का नाम शेयर कीजिए और इस फीचर्स को यूज कीजिए। हाँ, अभी लिख रहे हैं, लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं।
बहुत बढ़िया, कुछ लोग लिख रहे हैं। वेलकम रघुवीर जी, वेलकम। वेलकम पूजा जी, वेलकम टीनू जी, वेलकम सुरेश कुमार जी, वेलकम नीलोफर जी, वेलकम पूजा जी, धन्यवाद। वेलकम मोहन सर, वेलकम मृगेंद्र सर, ओके, बेयरफुट कॉलेज सिलोनिया, वेलकम, ओके, थैंक यू। और बाकी के हमारे सभी टीचर्स फागी और मेंडवास से हैं, आप सभी का भी वेलकम। मुकेश जी, हम आगे बढ़ सकते हैं? जी। जी। आज की जो ट्रेनिंग है, आज का जो सेशन है, उसका मुख्य पॉइंट है कि लर्निंग स्टाइल द वे स्टूडेंट लर्न। मतलब बच्चों की लर्निंग स्टाइल पे है कि बच्चे किस किस तरीके से वो चीजों को सीखते हैं क्लास में। उस पे अपन आज चर्चा करेंगे, उसी मुद्दे पे अपन आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, आइए अपन यहाँ एक छोटा सी गेम खेलते हैं कि जैसे कि बच्चे लर्निंग स्टाइल पे है कि बच्चे कोई सुन के सीखता है, कोई देख के सीखता है, कोई हैंड्स ऑन लर्निंग, कोई प्रैक्टिकल करके सीखता है, कोई सोशल में रह के सीखता है। अलग अलग प्रकार की, अब उन पे सभी पे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो उससे पहले एक छोटा सी गेम है कि एक ऑडियो अभी आपको सुनाई देगा। उस ऑडियो में विभिन्न प्रकार की चीजों के नाम आपको सुनने को मिलेंगे। आपको सुनकर क्या करना है कि चैट बॉक्स में वापस जाना है, चैट बॉक्स में उन चीजों का नाम लिखना है। ठीक है, आपको अब ऑडियो सुनाई देगा। Water bottle, chair, car, charger, fan, helmet, glass, pot, earth, television, box, laptop, cap, photo, chain, clock, motor, leaf, window, जितने भी आपने वर्ड सुने bike, हैं, gas, petrol, camera, bag, watch, nails, tank, gun, sellotape, board, footwear, dustbin, Wi-Fi. जितने भी आप इस ऑडियो में चीजों के नाम सुने हैं, कृपया आप चैट बॉक्स में जाकर उनके नाम टाइप कीजिए। हम देखना चाहेंगे कि आपने जो ऑडियो मैसेज सुना है, तो उसमें से आप कितने, आपको वापस चैट बॉक्स में जाइए और उनका नाम टाइप कीजिए जो आप चीजों का नाम सुने हैं। बहुत बढ़िया है। जी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं अपना। जी, बहुत बढ़िया। और भी कोई? गुड, सभी ने अच्छे से अच्छे जवाब दिए हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब दिए हैं कि जैसे अपन ने ऑडियो सुना और ऑडियो सुनकर अपन ने कई चीजों का ध्यान रखकर चैट बॉक्स में जाकर उनका नाम टाइप किए। जाहिर सी बात है, इसी प्रकार से क्लास में भी अपने पास बच्चे होते हैं कि कई सुनकर चीजों को याद रख पाते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सभी सुनी हुई चीजें एज इट इज याद रह पाए। लेकिन उनमें से भी कई बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, तो एज इट इज भी याद रख लेते हैं। तो इससे यही तात्पर्य है
कि सुनकर, किसी भी चीज को सुनकर, चाहे वो लेक्चर हो, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो, उसको बेहतरीन तरीके से वो सुनकर याद रख पाते हैं। और इसके बाद में सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड जो होगी, जो स्लाइड होगी उसमें कई पिक्चर्स, कई इमेजेस होंगे। उन इमेजेस को अपने को देखना है। देखने के बाद में सेम इसी प्रकार से करना है, उनको याद रखकर चैट बॉक्स में टाइप करना है उनके नाम, कि आप देखकर कितनी चीजों को याद रखे और टाइप किए, वो सारी चीजें हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड, केवल वह 5 सेकंड के लिए ओपन रहेगी आपके लिए। आप अपने आंसर चैट विंडो में लिख सकते हैं, जिस स्लाइड में आपने चीजों को देखा है, कौन कौन सी चीजें आपने देखी है, तो वो अपने वापस चैट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। अपने आंसर जो चीजें उस स्लाइड में देखी है, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टीचर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जैसे कई शिक्षक गणों और साथियों के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी टीचर्स, साथी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे से और अपना जवाब दे रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। आपने यहाँ, इसका तात्पर्य यह है कि आपने चीजें देखी, देखने के बाद में आपको याद रही। तो इसी मुद्दे पर आज अपन चर्चा करेंगे। जनरल जो मुद्दे हैं, हालांकि सभी चीजें आपको पता भी है, लेकिन फिर भी अपन इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि लर्निंग स्टाइल कौन कौन सी है बच्चों की। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल पे अपन आज चर्चा करेंगे। चैट विंडो में आपने टाइप किया, जो सुन के भी किया और देख के भी किया, बहुत अच्छा लगा। और यही आज की ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि जो छात्रों की डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है वो कौन कौन सी है, आप बच्चों को कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं, उन्हीं पे बेस्ड है, उन्हीं पे आज अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जी, इसमें मुझे एक चीज ऐड करनी थी राम नारायण जी। जैसे मैं चैट में ऑब्जर्व कर रहा था कि बहुत सारे टीचर्स ने जब सुना ऑडियो, तो बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे अलग अलग चीजों के नाम बताए और बहुत सारे टीचर्स ने एक या दो चीजों के नाम बताए। और जब टीचर्स को हमने इमेज बताया तो कुछ टीचर्स ने बहुत सारा नाम बताया और कुछ टीचर्स ने कम नाम बताया। तो इससे मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर एक टीचर्स भी जो है वो अलग अलग टाइप के लर्नर हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स ने ऑडियो सुन के ज्यादा नाम बताया और वही ऐसे भी टीचर्स थे कि उनको चित्र देख के उनको ज्यादा नाम नहीं याद रहे, और उसका रिवर्स तरीका भी। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि हमारे बच्चे भी अलग अलग तरीके से सीखते हैं और हमें एज ए टीचर समझना है कि वो बच्चे को किस तरीके से लर्निंग समझ में आ रही है। नहीं तो हम डांट बैठते हैं बच्चों को कि अभी तो तुम्हें बताया इतनी बार, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, है ना। तो या थैंक यू। नेक्स्ट। जैसे अपन इस चीज को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ एक सोनू है। सोनू एक विजुअल लर्नर है। ये विजुअल लर्नर एक ऐसा है कि जैसे ये किसी डायग्राम को देखकर, पिक्चर देखकर, इमेज देखकर, मैप देखकर इजीली उन चीजों को सीख लेता है और मोस्टली माइंड मैप करता है या फ्लो चार्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के आइडिया यूज करके वह इजीली सीख लेता है। और इसके लिए वो कंटेंट इजीली रहते हैं किसी चीज को विजुलाइज करने के लिए, और देख किसी भी चीज को, ऑडियो कंटेंट को या किसी भी चीज को मैप के द्वारा वो देखकर क्लास में इजीली उन चीजों को सीख लेता है। जैसे अपन वर्तमान समय में देखते हैं कि क्लास में जैसे कि बच्चे हैं,
बच्चों की स्ट्रेंथ 30-35 है, 30-35 बच्चों की स्ट्रेंथ है, सभी को विज्ञान का कोई भी चैप्टर अपन पढ़ा रहे हैं तो डायग्राम के द्वारा, डायग्राम को देखते ही तुरंत बच्चा, हालांकि टीचर तो पढ़ा रहा है लेकिन डायग्राम को देखते ही पहले ही समझ जाता है कि इसके बारे में सर ये बताने वाले हैं, और सर बताने के बाद में और भी उस थ्योरी तो बताएंगे लेकिन डायग्राम के उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इससे ये तात्पर्य है कि बच्चे अपने पास विजुअल लर्नर भी होते हैं, तो उनको अपने को समझना है कि कौन कौन से बच्चे अपने पास विजुअल लर्नर है, जो कि मैप के द्वारा, डायग्राम के द्वारा और कई जैसे स्लाइड वीडियो कंटेंट देखकर उस चीज को सीख लेते हैं, इजीली सीख लेते हैं। नेक्स्ट, ये कमलेश है जो कि ऑडिटरी लर्नर है। कि ये जैसे मान लीजिए ये कोई टीचर है क्लास में, टीचर किसी चैप्टर को एक कहानी के रूप में समझा रहा है, कहानी के रूप में समझा रहा है, तो उस चीज को कहानी के माध्यम से वह इजीली सीख पाता है उस चीज को। या कोई टीचर कविता आ गई, कविता को एक गाने के माध्यम से या कविता के माध्यम से उस चीज को इजीली सीख पाता है। ऑडिटरी लर्नर की मतलब जाहिर सी बात है कि वो ज्यादातर चीजें सुनने पर डिपेंड करता है, सुनकर उन चीजों को सीख लेता है, समझ लेता है, उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ट तरीके से वो बोल रहा, अगला बोल रहा होता है, उस चीज को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है। क्लास को कोई लेक्चर्स हुए, डिस्कशन हुए, उनको इजीली वह समझ लेता है। तो ऑडिटरी लर्नर के लिए यही है कि अपन जैसे क्लास में है, क्लास में भी कई प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं कि अपन किसी भी चैप्टर को समझाए, बोर्ड पर समझाए, बोर्ड पर समझाने से पहले एक बार थ्योरेटिकल वो बता दिए, थ्योरेटिकल बताते ही वो चीज समझ गए, बोर्ड पर डायग्राम बताएंगे, डायग्राम बताने पर अब वो बच्चे आ गए विजुअल लर्नर वाले, ठीक है, हालांकि सीखेंगे वो भी, ऑडिटरी वाले भी, लेकिन इजीली जो कैचअप कर लेते हैं, तो सुनकर किसी भी बातों को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी चीजों को समझने वाले बच्चे, इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो इजीली समझ लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मनीषा है कि ये किसी भी मटेरियल को रीड करके, राइट करके, पढ़कर, उसको लिखकर, बार बार पढ़कर, बार बार लिखकर करने से ही उसको चीजें याद रह पाती है और उसी के अकॉर्डिंग वह रेस्पॉन्ड, उत्तर दे पाती है और उसको पढ़ने और लिखने में ही आनंद आता है। जैसे अपन देखते हैं कि क्लास में अपन जाते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चों को कहते हैं, बच्चों को समझा दिया चैप्टर, समझाने के बाद में बच्चों को कहते हैं कि चलो ठीक है, इसका आंसर बताइए। उनमें से कुछ बच्चे तो बता पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं। क्यों ना अपन तो कंटेंट सभी के लिए समान रूप से डिलीवर किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं। फिर टीचर उनको कहता है कि बेटा आप ये जो सारणी है, ये लेटर है, ये इंग्लिश की स्टोरी है, ये गणित की प्रश्नावली है, आप इसको लिख लिख के याद करिए। टीचर क्लास में कहता है उन बच्चों को आप इसको लिख लिख कर याद करिए। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको लिख लिख कर, पढ़ पढ़ कर याद होती है। तो ये इस प्रकार के भी बच्चे अपनी क्लास में होते हैं जिनको ज्यादातर चीजें लिखने से और पढ़ने से याद रह पाती है। नेक्स्ट जी, रामनारायण जी, मुझे इसमें एक एग्जांपल ऐड करना था। जैसे जब मैं स्कूल में था, स्कूल के टाइम पे, तो टीचर्स लोग क्वेश्चंस पूछते थे बोर्ड पे लिखकर, और बहुत बार ये होता था कि मैं जवाब नहीं दे पाता था। तो मैं सोचता था, तो और मेरे जो अलग मित्र होते थे वो फटाफट जवाब देने लग जाते थे। तो मुझे लगता था कि यार, मतलब मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ लगता, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, और ये बच्चे स्कॉलर हैं इसलिए वो जवाब दे पा रहे हैं। और कभी कभी टीचर्स भी मुझे डांट देती थी कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो अब मुझे समझ में आ रहा है ये देख के कि मैं वर्बल लर्नर नहीं था, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता था अलग से। पर हालांकि जब मैं खुद से बैठ के पढ़ता था तो मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते थे। सो कहीं ना कहीं इधर भी मुझे लगता है कि अगर मैं टीचर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई बच्चे अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा है, तो बच्चे को समझाना है कि वो किस टाइप के लर्नर है,
नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में भी ये बैठ जाता है कि यार मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि टीचर जब मुझसे सवाल पूछती है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो वो मन में एक गांठ ना बने, इसलिए हमारी टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को समझना कि कौन से टाइप के लर्नर है, और बच्चे को भी समझाना कि आप इस तरीके से सीखो तो आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है पीटर, नेक्स्ट जो पीटर है वह क्या कर रहा है कि जैसे हैंड्स ऑन लर्निंग, किसी भी चीजों को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी मटेरियल को वो प्रैक्टिकली, चाहे वह स्कूल में चाहे घर पे, वह प्रैक्टिकली वह एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन चीजों को सीखता है, और प्रैक्टिकली करने के बाद में वह चीजें उसको ज्यादा लंबे समय तक याद रह पाती है। वो इंफॉर्मेशन को रिएक्ट करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिकली करता है, ठीक है। तो वो खुद से परफॉर्म करके अगर सीखता है तो उसी चीज को वो पसंद करता है। सेम इसी प्रकार से हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो क्लास में जैसे यहाँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूलों में, भागी तहसील में स्कूलों में चल रहे हैं, तो हालांकि बच्चे, अपन चर्चा की कि बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनमें से एक ये काइनेस्थेटिक बच्चे भी हैं जो हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटी करके देखते हैं, इस प्रकार के बच्चे भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हम जो एक्टिविटी कराते हैं वो एक्टिविटी पर बड़े ध्यान से खेल खेल के माध्यम से गतिविधि आधारित होती है, चाहे वो साइंस की हुई चाहे मैथमेटिक्स की, दोनों ही प्रकार की, दोनों ही सब्जेक्ट पे हम एक्टिविटी बेस्ड उनको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। उन चीजों को बड़े ध्यान से खेल खेल के माध्यम से वो समझते हैं और उनका प्रत्युत्तर देते हैं। और उन चीजों को जैसे हम 7 दिन बाद में गए, 5 दिन बाद में गए, या फिर नेक्स्ट डे गए, तुरंत हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं तो वो चीज इजीली वो बता पाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पर चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट उनको इजीली समझ में आता है। तो हमारा प्रोजेक्ट भी इसी पे बेस्ड है कि एक्टिविटी बेस्ड। तो जाहिर सी बात है कई बच्चे होते हैं एक्टिविटी बेस्ड से और हैंड्स ऑन लर्निंग से बड़े लंबे समय तक वो याद रख पाते हैं और इजीली सीख पाते हैं। ये भी एक प्रोसेस है, इस प्रकार के बच्चे भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये एक हिना है जो कि सोलेटरी लर्नर है। सोलेटरी लर्नर की मतलब खुद से, वह स्वयं से सीखती है, इसे खुद से काम करना और सीखना पसंद है। ये अक्सर आत्म विकास गतिविधियों में संलग्न रहती है। ये सीखने के लिए शांत व अलग जगह पसंद करती है। ये आत्म विश्लेषण में बहुत समय बिताती है। इस प्रकार के बच्चे भी अपने को क्लास में देखने को मिलते हैं कि पढ़ाने के बाद में कई बच्चे, जैसे चैप्टर हो गया, चैप्टर होने के बाद में लंच में भी या कोई पीरियड खाली है तो उसमें भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइब्रेरी में जाके एकांत में बैठते हैं, स्कूल की लाइब्रेरी में एकांत में जाके पढ़ते हैं, या स्कूल का गार्डन हुआ तो वहाँ एकांत में जाके पढ़ते हैं, या क्लास में भी एकांत में जाके पढ़ते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि क्लास स्कूल में ही पढ़ते हैं, वो घर पे आके भी एकांत में पढ़ते रहते हैं। उनके पास पढ़ने के अलग अलग विभिन्न प्रकार के मटेरियल होते हैं, उनसे ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पढ़ाने के बाद में, और अच्छी तरह उनसे सीख पाते हैं और लंबे समय तक उनको कंटेंट जो भी है पढ़ाई से संबंधित वो याद रह पाता है। तो इस प्रकार के बच्चे भी अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, रामनारायण जी, इसमें मैं एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा कि जब भी मैं स्कूल में जाता था या कॉलेज के समय जाता था तो एग्जाम के आधा और 1 घंटा पहले मैं हमेशा ग्रुप में रहता था। अच्छा, ये आंसर आने वाला है, हमको ये पढ़ना है, तो हम ग्रुप में डिस्कशन करते थे। एंड मैं कहीं कहीं देखता था कि कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जो कोने में बैठकर अपना ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हमको लगता था यार ये देखो कितना स्कॉलर है, कैसे पढ़ाई कर रहा है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो अकेला मेरा दोस्त इसलिए बैठता था क्योंकि वो एक सॉलिटरी लर्नर था, और मैं ग्रुप में सीखता था, तो मैं एक ग्रुप में सीखने वाला सोशल लर्नर था। थैंक यू सर एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है एक राजू नाम का लड़का है। ये दूसरों के साथ बातचीत करके सीखता है। ये सोशल लर्नर है। सोशल लर्नर ये दूसरों के साथ बातचीत करके सीखता है। ये ज्यादातर सहयोगी गतिविधि को प्राथमिकता देता है
और अक्सर बातचीत में व्यस्त रहकर सीखता है। इस प्रकार के बच्चे, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया कि कुछ बच्चे ग्रुप में एग्जाम से पहले ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, कुछ बच्चे एकांत में बैठकर पढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार से कुछ बच्चे जैसे कि परीक्षा से 5 मिनट पहले ग्रुप में रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, चर्चा करते हैं। बाय द वे, वो क्वेश्चन आ जाता तो उसको उसका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाते हैं। कि मतलब ये ग्रुप डिस्कशन में कन्वर्सेशन या किसी भी प्रकार से बातचीत करने के तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरीके से उन चीजों को सीखते हैं और लंबे समय तक वह याद रख पाते हैं। नेक्स्ट। मुकेश जी, एक टीचर्स ने हैंड रेस किया है, रफीक मोहम्मद जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस सर। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे सामान्य बच्चे तो सर बता रहे थे इस प्रकार से वो साथ में मिलजुल जाते हैं, पर जो CWSN बच्चे होते हैं सर, वो सिर्फ एकांत में रहते हैं और अपनी धुन में रहते हैं, तो उनको किस प्रकार से इनके सामान्य बच्चों की तरह उनको लाया जाए? सर थोड़ा आपका वॉइस जो है वॉइस ब्रेक होके आ रही है। ठीक है सर। सर जैसे सर ने अभी बताया सर, आवाज आ रही है सर? जैसे आ रही है सर आवाज? हाँ सर, आ रही है, लेकिन ब्रेक होके आ रही है। हाँ बताइए सर, आप बताइए। सर जैसे सर ने बताया पिक्चर में कि बच्चे साथ में रहते हैं, सामाजिक में भी रहते हैं, पर सर CWSN बच्चे ऐसे जी सर, आप सर CWSN बच्चों के संबंध में बात कर रहे हैं सर शायद। रवि? यस यस सर पूछना चाह रहे हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है हाँ वो हाँ। बच्चों को कैसे सपोर्ट किया जाए? Reggie, would you like to take this please? यस Yeah. सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का भी डिफरेंट लर्निंग एरियाज होता है सर। सो कोई बच्चे करके सीखते हैं। आई मीन ऐसा बोल नहीं सकते कि सभी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अकेले ही सीखते हैं या वो सॉलिटरी लर्नर्स है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कोई बच्चे सोशल लर्नर्स भी होते हैं, कोई ऑडिटरी लर्नर्स भी होते हैं, कोई करके भी सीखते हैं। तो उन्हें भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हमें अपार्ट फ्रॉम जो क्लास अटेंशन देते हैं सभी बच्चों को, उसके अलावा भी अकेले में भी उनको सपोर्ट देना जरूरी हो जाता है अपार्ट फ्रॉम द क्लास। सो इंडिविजुअल अटेंशन डेफिनेटली होता है, लेकिन उनका भी लर्निंग स्टाइल्स होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके हम उनको सिखा सकते हैं। ओके मैम। रामनारायण जी, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ नेक्स्ट सर। और कोई टीचर्स को कोई प्रश्न है अभी तक, कोई सवाल? किसी टीचर्स को कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ आपको पूछना हो? ओके, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है कि वार्क क्या है यहाँ, कि जो यहाँ विजुअल है, रीड राइट है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, इन सभी का एक फर्स्ट वाला लेटर लिया है। फर्स्ट वाला लेटर जैसे विजुअल से V उठाया, ठीक है, ऑडिटरी से A, रीड राइट से R और काइनेस्थेटिक से K लिया है। तो एक कंप्लीट मिला के एक कॉमन वर्ड हो गया वार्क। तो इस प्रकार के बच्चे अपने को क्लास में देखने को मिलते हैं कि विजुअल जो किन्हीं चीजों को देखने से, इमेज देखने से, मैप देखने से या यूट्यूब पर वीडियो कंटेंट देखने से। अपन ने देखा है कि बचपन में जैसे कि कई बच्चे होते हैं कि मूवी देखते थे, उस मूवी को लंबे समय तक भी याद रख पाते थे। लेकिन वही बच्चे, सेम उसी प्रकार के बच्चे, उनको चैप्टर 1 पढ़ने के लिए बोल दिया जाए
तो चैप्टर 2 घंटे के बाद में पूछे उनको कि बेटा इसमें क्या हुआ है, क्या क्या इसमें बता रहा है, तो वह प्रॉपर नहीं बता पाता है। कि मतलब देखने से सीखने वाले भी बच्चे कई प्रकार के होते हैं, जिनको केवल देखने से ही जल्दी याद होता है और लंबे समय तक याद रह पाता है। इसी प्रकार से ऑडिटरी बच्चे ऐसे हैं जिनको सुनकर अच्छी तरह और लंबे समय तक याद रह पाता कंटेंट। जैसे कि सर ने पहले भी अपने स्लाइड में चर्चा की है कि सर क्लास में जाते हैं, जाने पर कोई चैप्टर, चाहे वह विज्ञान का हुआ, चाहे सामाजिक विज्ञान का हुआ, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का हुआ, उसको एक चैप्टर को कहानी के माध्यम से समझाते हैं, तो कहानी के माध्यम से वह चीजें लंबे समय तक रह पाती है, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, उनके पीछे के जितने भी मतलब क्या है परिदृश्य उस कहानी में, उस स्टोरी में, वो अच्छी तरह वह सुनकर सीख लेता है। और साथ ही साथ में ऑडिटरी बच्चे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि कहानी के तौर पे या कोई भी सब्जेक्ट को अपन कोरिलेट करे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से, तो वह उन चीजों को भी जल्दी से जल्दी सीख लेता है और लंबे समय तक याद रख पाता है। रीड राइट करके, कि इसके बारे में अपन ने चर्चा भी की थी, पहले भी अपन ने स्लाइड में चर्चा की कि रीड राइट करके कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि सर कहते हैं कि बेटा इस सारणी को, इस टेबल को, इस लेटर को, इस प्रश्नावली को आप लिख लिख कर याद करिए, इस कॉन्सेप्ट को लिख लिख कर याद करिए। विज्ञान का कोई भी चैप्टर है तो इसको लिख लिख कर, प्रयोग है तो इसको बताइए कि क्या इसमें बताया, लिख लिख कर याद करिए। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको बार बार लिख लिख कर याद कर, लिख लिख कर पढ़ने से ही याद रह पाती है और उस चीज को लंबे समय तक वो याद रख पाते हैं। अक्सर अक्सर क्लास में भी सर यही कहते हैं नॉर्मल कि बेटा किसी भी चीज को आप लंबे समय तक याद रखना है तो लिख लिख के याद करिए, बार बार लिख लिख के याद करिए, लिख लिख के पढ़िए। परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी टीचर्स यही सजेशन देते हैं कि बेटा जो भी परीक्षा से पहले, जैसे 15-20 दिन पहले बच्चों को यही सजेशन देंगे कि आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसको लिख लिख के या रखिए, रटना नहीं, लिख लिख के समझिए, उसको रटना अलग चीज हो गया। तो नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक वो चीज है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कि मीन्स कोई बच्चा प्रैक्टिकल करके देखता है, कोई बच्चा मॉडल बना के सीखता है, कोई बच्चा उस चीज को हैंड्स ऑन लर्निंग से जल्दी सीख पाता है। कि इसी का एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि काइनेस्थेटिक कि जयपुर जिले में फागी तहसील में जहां अपना स्टेम का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां एक स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फागी। वहां एक बच्चा है, वो इस प्रकार के मॉडल, जैसे मान लीजिए विज्ञान की बुक है, विज्ञान की बुक में तो केवल चित्र आ गया, उस चित्र को देखकर तुरंत दूसरे दिन घर से मॉडल बना के लेकर आता था। और उन चीजों को, उसके मॉडल हम अगली स्लाइड में आपको शेयर भी करेंगे कि ये बच्चे इस प्रकार के मॉडल बनाए थे। जैसे मान लीजिए वह मिसाइल बनाता है, वह टैंक बनाता है, वह जेसीबी बनाता है, वह ट्रैक्टर बनाता है, वो किसी भी एक कम्युनिटी का भी चित्र बना लेता है, मॉडल बना लेता है, चित्र नहीं कम्युनिटी का मॉडल बनाता है। कि जैसे अपने पास मोटे गत्ते होते हैं कार्टून के, उनसे इस प्रकार से डिजाइन करता है कि ये जैसे कि ये घर आ गया, कम्युनिटी की बात करना, ये घर आ गया, ये पेड़ आ गया, ये चौपाल आ गई, ये नदी आ गई, ये झरना आ गया, ये वो है, इस प्रकार के मॉडल वह बना लेता है। इस प्रकार के भी कई बच्चे होते हैं कि जो चित्र को देखकर ही मॉडल के रूप में बनाकर उसको अच्छी तरह सीख पाते हैं। नेक्स्ट है कि देखें कि संभावनाएं क्या है और फिर तय करें कि सबसे प्रभावी शिक्षण या सीखने के लिए उपकरण क्या है। नेक्स्ट, आइए हम इस पर सोचते हैं। नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड है मेरे कलीग मिस्टर मुकेश जी को मैं हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू रामनारायण जी, बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए कि किस प्रकार एक क्लास में जो है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बच्चे उपस्थित रहते हैं और टीचर्स के लिए इस प्रकार की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि कैसे कुछ बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं,
कुछ कैनेस्टिक टाइप के होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम बच्चे को जो है कैसे उनको फीड करें उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। जैसे रामनारायण जी ने एक क्लास के बच्चों को उनकी विभिन्न लर्निंग स्टाइल के अनुसार डिवाइड किया, जिसमें बताया कि विजुअल टाइप के बच्चे होते हैं जो चीजों को देख के याद रख पाते हैं। तो उस तरह के बच्चों के लिए हम कैसे कैटर करें, उनकी एजुकेशन को कैसे फुलफिल करें, न्यूट्रिशन करें। इस प्रकार के बच्चों का लर्निंग जो होता है किसी न किसी इमेज के साथ एसोसिएटेड रहता है, किसी न किसी इमेज बनी हुई रहती है उनके माइंड में। और जनरली इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं कलर का ज्यादा उपयोग करते हैं। विजुअल लर्नर टाइप के जो बच्चे होते हैं अपने नोटबुक में या कहीं पे भी जो है वो जनरली कलर का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। तो विजुअल लर्नर के लिए जो हम किस तरह की उनकी लर्निंग नीड्स को जो है कैसे कैटर कर सकते हैं, वर्तमान में यूट्यूब लिंक्स का उपयोग कर सकते हैं उनके लिए, डिफरेंट टाइप के वीडियोस, गूगल अर्थ का उपयोग कर सकते हैं, पिक्चर्स, चार्ट, फ्लो चार्ट। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम इस तरह की चीजों का एड्स का उपयोग कर सकते हैं। जी, ऑडिटरी टाइप के जो बच्चे होते हैं क्लास में जो सुन के बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक, उस प्रकार के बच्चों के लिए हम पॉडकास्ट का उपयोग कर सकते हैं। और इस फीचर्स, इस विशेषता के बारे में हमने प्रीवियस ट्रेनिंग में भी मेंशन किया था कि पॉडकास्ट क्या होता है, जिसमें एक लेक्चर होते हैं जो कि कई भागों में डिवाइड रहते हैं, एक पूरे सीरीज होती है उनकी। तो पॉडकास्ट का उपयोग जो होता है इस तरह के ऑडिटरी लर्नर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। कॉन्फ्रेंस कॉल भी एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से ऑडिटरी लर्नर से हम जुड़ सकते हैं। वर्तमान की परिस्थितियां जैसे बन रही है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, स्कूल्स ओपन नहीं है, तो ऐसे बच्चों से जो है हम थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल भी जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और इस प्रकार के ऑडिटरी लर्नर्स के लिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट टाइप के जो क्लास में बच्चे पाए जाते हैं वर्बल टाइप के, जिनको सॉरी टेक्स्ट बुक्स, मैगजीन्स या रिटर्न असाइनमेंट दे के जो है उनकी लर्निंग नीड्स को हम कैटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्लास में बच्चे पाए जाते हैं जिनकी गतिक यानी कैनेस्टिक टाइप के जो बच्चे होते हैं, इस प्रकार के बच्चों के बारे में मेरे साथी कलीग ने बताया कि उनको हैंड्स ऑन लर्निंग जो है वो पसंद होती है, वो उसको प्रिफेयर करते हैं, उससे ज़्यादा वो सीखते हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो चाइल्ड होते हैं उनका बॉडी पे अच्छा कंट्रोलिंग होती है। जैसे क्राफ्ट्समैन हुआ, डांसर हुआ, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका बॉडी पे अच्छा कंट्रोलिंग होती है। तो उनको हम स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज दे सकते हैं, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं और उनको मॉडल्स बनाने के लिए दे सकते हैं। तो कैनेस्टिक प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम लर्निंग जो कैटरिंग जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट, साथ ही रामनारायण जी ने बताया कि कुछ क्लास में बच्चे सोशल टाइप के भी होते हैं जो सोशल लर्निंग में इन्वॉल्व रहते हैं और उनकी अच्छी लर्निंग जो है सोशल के जरिए होती है जब वो ग्रुप में होते हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों में हम कैसे उन बच्चों को भी लर्निंग से जोड़े रख सकते हैं थ्रू एक अच्छा माध्यम है कॉन्फ्रेंस कॉल करके। हमारी इस संबंध में प्रीवियस ट्रेनिंग में भी चर्चा हुई है। एक अन्य
ऑप्शन इस प्रकार के सोशल बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन हो सकता है और डिबेट भी हो सकती है। तो ये भी अच्छे टॉपिक हैं जिन पे सोशल लर्नर्स की जो है उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार के जो लर्नर्स जो होते हैं क्लास में पाए जाते हैं सोलिटरी टाइप के, जिनको उनकी लर्निंग तब तक फुलफिल नहीं होती है, भले उन्होंने लेक्चर ले लिया हो, ऑडियो वीडियो देख लिया हो, या कई तरीके की कर लिया हो, हैंड्स ऑन लर्निंग कर ली हो। फाइनली जब वो शांत बैठ के एक अच्छी जगह बैठ के सीख नहीं लेते, खुद नहीं पढ़ लेते, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो सोलिटरी बच्चे होते हैं उनके लिए हम वर्तमान में क्या कर सकते हैं, जैसे गूगल फॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन होता है, बहुत ही यूजफुल चीज है। लर्निंग एप्स होते हैं कई सारे जो हमें आसानी से अच्छे उपलब्ध है, जिसमें खान एकेडमी का भी है। और हम जो है सोलिटरी लर्नर के लिए जो है रीडिंग डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जी नेक्स्ट। अब हम एक चीज ये जानना चाहते हैं कि हमारी क्लास में एक टीचर कैसे आइडेंटिफाई करे कि कोई बच्चा किस कैटेगरी में आता है, इनमें से विजुअल है, ऑडिटरी है। तो जी हमें देखना होगा कि बच्चों की जो है रुचि, द लर्निंग एड्स दे प्रिपेयर, वो किस प्रकार के एड्स, किसी न किसी टूल्स का किसको वो प्राथमिकता देते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्या वो ऑडियो को प्रिपेयर करते हैं, क्या वो रिटन को प्रिपेयर करते हैं, या क्या वो विजुअल को करते हैं। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा क्लास के बच्चों को। जी और वो किस प्रकार से अपनी चीजों को एग्जिबिट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे हमने उनको कुछ चीजें दी और वो उनका बताने का तरीका कैसे है, उससे भी हम ऑब्जर्व करके ये पता कर सकते हैं कि बच्चे का जो है लर्निंग स्टाइल कौन सा है। क्या वो ऑडिटरी लर्नर है, या विजुअल है, या फिर वो किनेस्टिक प्रकार का है, तो इस पर या सोशल है। तो इस प्रकार का जो है उनके द्वारा बताई गई जानकारी, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे का जो है लर्निंग स्टाइल कौन सा है। जी और हम जैसे कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट वर्क इन द एरियाज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, मतलब बच्चे उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है उसमें कार्य करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं क्लास में जो रीड अलाउड करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मॉडल्स अच्छे से बना लेते हैं, और कुछ जो होते हैं माइंड मैप क्रिएट कर लेते हैं, कुछ चित्र बना लेते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है कार्य करते हैं। जी इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के जो बच्चे जो पाए जाते हैं क्लास में, उनको उनकी ही आवश्यकता के अनुसार अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जो बच्चा प्रोजेक्ट करना चाहता है उनको प्रोजेक्ट देना चाहिए, पोस्टर में इंटरेस्टेड है तो पोस्टर बनाने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए, उनको होमवर्क देने के लिए, विजुअल प्रेजेंटेशन देने के लिए। जो बच्चे प्ले करना चाहते हैं, कुछ ड्रामा प्ले करना चाहते हैं, तो उनको ड्रामा प्ले करने के लिए भी अवसर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो बच्चे जैसे लर्निंग स्टाइल होती है उनको वैसे ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि उनका फुल ग्रोथ हो। जी मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या कोई विचार हो तो प्लीज शेयर कीजिए। आप सभी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं या तो वॉइस के जरिए। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अगर किसी का भी कुछ क्वेश्चन हो या कुछ थॉट हो, अपने विचार हो, वो भी साझा कर सकते हैं हमारे साथ।
मैं कुछ कहना चाहूंगी टीना। पहला Yes, तो ma'am. ये है कि हम ऑब्जर्व एक एक्टिविटी करके भी कर सकते हैं। मेरा थॉट है ये कि जिस तरह से या अभी आपने छोटा सा एक्टिविटी किया तो उसमें आप लोगों को काफी देखने को मिला कि काफी टीचर्स जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, कुछ स्लो लर्नर्स हैं, कुछ काफी एक्टिव है, तो वो एक तरह से एक्टिविटी से भी हम देख सकते हैं। और सेकंड ये है मेरे माइंड में कि जब हम क्लास के अंदर 20 बच्चे होते हैं तो उसमें से हम पहचान तो रहे हैं एक्टिविटी के लिए, मतलब कि कौन सा बच्चा किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है या जी किस चीज को सीख रहा है, हम ये चीज तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम किस समय में उनको ये सारी चीजें करवाएं अलग, क्योंकि एक ही क्लास में रहेंगे और एक ही टाइम रहेगा, क्योंकि 40 मिनट का टाइम रहता है, तो इसमें ये जी सारी एक्टिविटीज अलग अलग कैसे हो पाएगी, थोड़ा सा यहाँ मुझे डाउट है। क्योंकि कई बार हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है कि कोर्स भी करवाना है और हमें उन बच्चों के अकॉर्डिंग भी चलना होगा अगर हमें कुछ सिखाना है तो फिर इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए। ओके, थैंक यू टीनू जी आपके क्वेश्चन के लिए। मैं आपको इसका जवाब एक उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा। मेरी एक टीचर से मुलाकात हुई थी बॉम्बे में, और वो टीचर ने क्या किया था कि वो टीचर जो क्लासरूम में पढ़ाती थी, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि ये क्लासरूम में ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के लर्नर्स हैं, ठीक है। अब जब भी वो अपनी नेक्स्ट वीक की लेसन प्लान करते थे तो वो ये करते थे कि अच्छा ठीक है, अभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और मेरे क्लासरूम में अगर 3 टाइप के लर्नर हैं, तो अपने अपने कॉन्सेप्ट को जो वो सिखाने वाले हैं अगले वीक में, वो उस तरीके से समझाते थे। मतलब जो भी उनको कॉन्सेप्ट समझाना था उसमें ऑडिटरी का भी मिश्रण था, उसमें उसमें कुछ वो एक्टिविटी भी करवाते थे, उसमें वो बच्चों से पढ़ाते भी थे, और जब वो उनको लेसन भी देते थे, एक होमवर्क भी देते थे, तो वो बच्चों को ऑप्शन देते थे कि अगर आपको असाइनमेंट लिखने में लिख के करके बताना है आप लिख के करके बताओ, अगर आपको कुछ बताना है बना के बताना है तो आप बना के बताओ। तो इस तरीके से वो टीचर्स को हेल्प हो रही थी कि वो अलग अलग टाइप के लर्नर को एक बार में ही केटर कर ले। तो प्री प्लानिंग इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्री प्लानिंग तभी ही स्ट्रांग होगी जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर आपके क्लासरूम में कौन से हैं, एंड उस तरीके से आपको अपनी लेसन डिलीवरी प्लान करनी होगी। तो ये थोड़ा सा प्री प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, नहीं तो 40 मिनट में हम सब चीजें एक साथ नहीं कर पाएंगे, मैं भी वो समझ सकता हूँ। बट जैसे अगर हमें पता चल गया है कि 90% बच्चे अगर हैंड्स ऑन करके सीखते हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो सुनकर सीखते हैं, तो मे बी आप जब भी अपना लेसन डिलीवर कर रहे हो तो आप उसको इस तरीके से प्लान करिए जहां पर आप एक्टिविटी भी कुछ करवा रहे हो और आप ऑडिटरी भी वो बच्चों को सिखा रहे हो। तो मे बी आप बच्चों को ग्रुप में भी बिठा सकते हो, तो आपको भी क्लियर होगा क्लासरूम में, अच्छा ये बच्चे ये रो में जो बैठे हैं बच्चे ये सब काइनेस्थेटिक लर्नर है, ये बच्चे जो रो में बैठे हैं वो ऑडिटरी है, ये जो बच्चे बैठे हैं वो सोशल है। तो इस तरीके से आप आपको आपकी सहूलियत के लिए आप वैसे विभाग भी कर सकते हो। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। Yeah. Reggie, would you like to add anything on this? No, Ravi, you told it very perfectly. So pre-planning is the key. Pre-planning करे तो you will know that आप अपने lesson में ही वो 40 minutes के lesson में ही कैसे सब कुछ integrate करे, different learners को cater करे. Also, to conduct whether learning styles क्या है आपके students के majority के. So एक्टिविटीज एक तरीका है, या आपके रेगुलर क्लासेस के द्वारा ही आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट किस एक्टिविटी पे रिस्पॉन्स ज्यादा कर रहे हैं, तो वो हिसाब से आप अवेयर रह के उनको कैटेगराइज कर सकते हैं. आई डोंट वांटेड टू रिपीट इट, रवि यू टोल्ड इट वेरी वेल. ओके, थैंक यू रेजी। कोई और टीचर्स को कोई प्रश्न है आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू विद्या जी। और कोई टीचर्स आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या कोई सवाल जवाब? आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है क्लासरूम में
अगर बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उस बाबत में भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में भी यही रहा है कि हम सोचते हैं कि हमने पढ़ा तो दिया, बच्चों को पूरा लेसन तो कंप्लीट कर दिया, पर फिर भी बच्चे के मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं अच्छे से क्योंकि अलग अलग टाइप के लर्नर है और हम एक ही पद्धति से पढ़ाते हैं, जो कि ज्यादातर हम चॉक एंड बोर्ड मेथड यूज करते हैं इन जनरल। एंड कहीं ना कहीं वही एक रीजन होता है कि हमने पढ़ा तो पूरा दिया और हम मन में भी सोचते हैं कि बच्चों को तो हमने पूरा पढ़ा दिया, अब ये खुद तो पढ़ाई करते नहीं है तो कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं हमें वो भी सीखना होगा। क्योंकि अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं सोशल लर्नर था और मेरे को अकेले रहकर पढ़ना भी बहुत पसंद था। पर टीचर हमेशा वो बोर्ड पे सिखा के बता देती थी एंड शी यूज्ड टू लाइक कि आप ठीक है करके आओ, और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो टीचर कहीं ना कहीं सोचती थी कि अच्छा ये डब्बू लड़का है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब मैं टीचर हूँ और कोई बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तो मुझे उसे नहीं बोलना है कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। इनफैक्ट मुझे समझना है कि ये बच्चा किस तरीके से सीखेगा। क्योंकि अगर मैं पहचान जाऊंगा एज अ टीचर कि ये बच्चा सोशल लर्नर है, ये सोशल तरीके से सीखेगा, ये ऑडिटरी लर्नर है, ऑडिटरी से ही सीखेगा, तभी आप देखोगे कि वो बच्चे के मार्क्स कैसे इंप्रूव धीरे धीरे होने लग जाएंगे। क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसको उस प्रकार से ही बताएंगे, राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। जी, मैं भी आपके एक्सपीरियंस से काफी सहमत हूँ, क्योंकि मोस्टली जब हम लोगों ने एजुकेशन लिया था उस समय इसी तरह से एजुकेशन लिया था, क्योंकि टीचर्स हमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे जाते थे, लिखवाते थे, छुट्टी, और बुक उठाया, रीडिंग किया, छुट्टी। बट अब जो ट्रेनिंग्स वगैरह हमें मिल रहा है आप लोगों के जरिए, तो बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। आगे भी हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, आशा करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीजें हमें सीखने को मिल रही है आप लोगों से। बट ये काफी अच्छी चीज है कि हमें देखना होगा कि बच्चे मतलब क्या इंटरेस्ट है बच्चे को, देखकर सीखने में या सुनकर या फिर लिखकर। ये सारी चीजें होना जरूरी है। पहले के टीचर्स में अभी के में बहुत फर्क है, तो ये चीजें होना जरूरी है। थैंक यू। योगिता मैम ने हाथ रेस किया है, आप कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज? हेलो। हाँ जी, यस सर। जी सर, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि बच्चे क्लास में 2 या 3 तरह का लेवल हो, तो उनके साथ जो गतिविधि हम एक्टिविटीज करते हैं, तो सरल तरीका क्या हो सकता है? सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई, एक बार रिपीट करेंगे आप? हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर बोलिए। तो आप बताओ ना, 2 लेवल के बच्चे हो चुके हैं, उसको एक्टिविटीज। हेलो। यस सर बोलिए। मेरा सवाल है कि एक क्लास में 2 या 3 लेवल के बच्चे हो, मतलब कुछ बच्चे तो ठीक है, कुछ कमजोर है, तो उनके साथ काम करने के लिए आसान जो सरल एक तरीका कैसा होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। रेजी, वुड यू लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन? यस यस यस। तो सर हमारा मानना है कि सभी बच्चों को सीखने का स्किल जो होता है वो इनबिल्ट है। उनको हम लोग कम सीखते हैं, कोई अच्छे सीखते हैं, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज अभी समझो साइकिल सीखना हो तो वो बच्चा किस इंटरेस्ट और किस खुशी से वो साइकिल सीखता है, वो सेम हमारे क्लासरूम में होता है क्या? It's a question mark, right? So हम as facilitators, as teachers, सभी बच्चों को केटर करने जैसा हमारा लेसन प्लान कैसा हो सकता है, हमारा क्लास का जो स्केड्यूल है वो कैसा हो सकता है, ये अगर हम ये ट्रिक हम ब्रेक कर ले तो बहुत आसानी होगा कि आप कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे फेवरेट टीचर है, और जो फेवरेट टीचर होते हैं वो सभी के फेवरेट होते हैं, वो सिर्फ फ्यू स्टूडेंट्स के नहीं होते। तो ये बेसिकली उनका जो ट्रिक होता है कि कैसे ऑल लर्नर्स को अट्रैक्ट करे एंड सेम टाइम उनको फैसिलिटेट करे कि उन्हें सब समझे।
तो वो तरीके से that bond between student and teacher बन जाता है. So I would say that बच्चे definitely सीखने में देरी होता है या एक ही टाइम पे नहीं सीखते हैं, बट सीखने का स्किल होता है उनमें. तो हमें सिर्फ ये क्रैक करना है कि वो कैसे सीखते हैं. वो अगर हमने क्रैक किया है तो डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबल. एंड आपकी क्लास में अगर आप 60 या 100 स्टूडेंट्स आपके स्कूल में है तो एक बच्चा होगा जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ होगा. सो उनका स्टोरी अलग है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वी आर वर्किंग विद. Ravi, was I clear enough? यस रेजी सर, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? ओके रेजी, मेरा एक सवाल था आपने जो शेयर किया कि Yes. बहुत बार ये होता है कि कुछ बच्चे समझते नहीं हैं तो हम बच्चों को डराते हैं और हम उनको छड़ी दिखाते हैं और हमें लगता है कि अगर हम बच्चों को डराएंगे तो बच्चे ज्यादा जल्दी सीखेंगे. तो ये कैसे करना चाहिए? क्योंकि मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था तो मेरा ध्यान नहीं लगता था मतलब जब मैं ग्रुप में बैठ के भी सीखता था तो टीचर मुझे अकेले मतलब ब्लैक बोर्ड के बाजू में मेरे लिए एक चेयर रख दी थी और बोली थी कि 1 हफ्ता अब तुम रोज यहीं बैठोगे, तुम्हारी पनिशमेंट है. तो अब जब मैं सोचता हूँ वो दृश्य को तो मुझे लगता था कि यार मतलब टीचर मेरे से इतना दबा के क्यों मुझे अलग से बिठाई है, क्योंकि मेरे मन में एक डर बैठ गया था. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है टीचर को लगता था कि अगर मैं इसको पनिशमेंट दूंगी तो ये अच्छे से सीखने लगेगा. पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ. जब मुझे पनिशमेंट मिली उसके बाद मैं और एकदम मायूस हो गया और मेरा पढ़ाई से थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लग गया और मैं वो टीचर को भी फिर पसंद नहीं करने लग गया. और मैं बाकी टीचर के सामने भी फिर दूसरी और टीचर के सामने भी ओपन नहीं होता था क्योंकि मुझे डर लगता था मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे भी पनिशमेंट मिल जाएगी. तो इस तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? या सो मोस्टली एक बिलीफ है कि फियर रहेगा बच्चों को टीचर के ऊपर तो वो ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, वो ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देंगे करके. वो फियर को जब हम रिस्पेक्ट से रिप्लेस करें तो वो जब हम बोलेंगे कि वो बच्चा मुझे रिस्पेक्ट करता है, इसके लिए मैं जो बोलता हूँ या बोलती हूँ वो सुनते हैं एंड दे एग्जीक्यूट दैट, दे इम्प्लीमेंट दैट. तो फियर किसी को बेनिफिट नहीं देता है. व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस, और हम एक सर्वे भी कर रहे हैं कि कैसे फियर सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका कुछ होता नहीं है. तो जरूर हम वो रिसर्च करने के बाद आपको भी शेयर करेंगे. बट व्हाट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ फियर, आप किस डिफरेंट टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं करके क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक सीखिए. क्योंकि यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए हम चिल्लाते हैं उनपे, या हम स्टूडेंट्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनका आप जब सिखाते हो वो कोई कुछ और करते रहते हैं तो उनका ध्यान नहीं होता है. तो इसके वजह से भी कभी कभी वो आपका क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते या उनको कॉन्सेप्ट समझा नहीं होगा. तो इट्स सिंपल दैट ये 3-4 प्रॉब्लम्स होगा. लेकिन आप सिखाने के टाइम उनका डिसिप्लिन प्लस उनका अटेंशन प्लस वो कॉन्सेप्ट सीखे है कि नहीं, ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है. इसको अलग अलग वेज में हम बोल सकते हैं कि अटेंशन सीकर्स होता है, कामर्स होता है, और ये टेक्निक्स का यूज करने का एक तरीका भी होता है. सो यू कैन जस्ट गूगल क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स करके आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिलेगा, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे. जब हम ये यूज करेंगे, जब ये फन के थ्रू हम डिसिप्लिन करेंगे स्टूडेंट्स को, तो हमारा और जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो स्ट्रेंथन होता है. And they don't fear you, but they respect you for what you are. They get inspired by the knowledge you have, the experience that you have. तो हमें वो रिलेशनशिप चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ना कि डर का रिलेशनशिप चाहिए. यस, मैं आपसे अग्री करता हूँ रेजी, क्योंकि अगर बचपन से ही हम एज अ टीचर बच्चों को ये सिखाएंगे, अगर बच्चों को डरा के सिखाएंगे तो बच्चा भी बड़ा होके फिर वही करेगा और उसको भी यही लगेगा कि अगर मुझे किसी से कुछ मनवाना है या सिखाना है तो मुझे उसको डराना है, तभी वो सामने वाला मेरी बात मानेगा. एंड इस तरीके से हम ये एंगर को कैसे बढ़ावा देते हैं इनडायरेक्टली. सो आई कंप्लीटली अग्री. थैंक यू. ट्रू या.
कोई और टीचर्स आप कुछ पूछना चाहेंगे? मोहन सर, रघुवीर सर, मृगेंद्र सर। अच्छा, 1 मिनट, 2 जनों ने हैंड रेस किया है। रफीक सर बोलिए। सर, एक विद्यार्थी ऐसा है, वो पढ़ने में तो ठीक है, जवाब भी दे देता है, लेकिन उसका क्लास में ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता है। वो बार बार बाहर चला जाता है, पर वो जवाब देने में अपनी बात में हिचकिचाता नहीं। उनका ठहराव सुनिश्चित कैसे किया जा सके, इसका कुछ टेक्निक या उदाहरण जैसे कुछ बता सकते? रेजी प्लीज। रवि, आप वापस रिपीट करोगे सर का क्वेश्चन? मुझे बराबर समझा नहीं। सर बोल रहे हैं कि वो उसका मतलब ही इज नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है एक जगह पे, बार बार क्लास के बाहर चले जाता है। ओके, यस। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड होते हैं। एक तो वैसे टाइप के बच्चे हैं, और एक जो है टीचर्स का अटेंशन सीख करना उनको बहुत पसंद होता है। तो सेपरेट अटेंशन उनको देना चाहिए, ये सब होता है। सो ये दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को व्हाट यू कैन डू इज, आपके जो लेसन प्लान में ही कुछ यू कैन डिजाइन certain activities, you can group करके उन्हें लीड करने बोलिए कि अच्छा, जो बच्चे नहीं खत्म किए उनको कैसे आप, अगर वो अच्छे पढ़ते हैं तो उनको लीड करने बोले कि आप वो कैसे सपोर्ट करे अदर स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, वो फिनिश करे वो एक्टिविटी। या तो अगर वो बाहर भाग रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं तो मोस्टली इट इज द फैक्ट ऑफ अटेंशन सीकिंग, या कोई एक यूनिक प्रॉब्लम होगा उनका अपार्ट इनसाइड द क्लासरूम में, तो वो आइडेंटिफाई करने को ट्राई कीजिए एंड फिर वो प्रॉब्लम एड्रेस कीजिए। इफ इट इज अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम, आपको वो बच्चा चाहता है कि आप उनको ज्यादा अटेंशन दे, बार बार उनका नाम ले, तो ऐसा सिचुएशन है तो make sure that you in the classroom you make that child realize that he is just part of that classroom, और वो कोई यूनिक बच्चा नहीं है कि you will give attention, because जब आप attention दोगे उनका मोटिवेशन और बढ़ेगा। तो इंस्टेड आपको attention थोड़ा कम करना पड़ेगा and then try to motivate on an individual level, trying to say that आप एक क्लास का समान हो तो मैं सबको एक साथ ही देखूंगा। तो वैसे कॉन्वर्सेशन आपको एस्टेब्लिश करना होगा वो स्टूडेंट के साथ। But without understanding उनका actual problem क्या है, it's very difficult to comment on that. Yeah. Okay, ma'am. Yes, sir. कोई और टीचर्स आपके क्वेश्चंस, क्वेरी, डिफिकल्टी? सुरेश सर, लाजवंती मैम, मनोज सर, नीलोफर मैम, लली देवी मैम, पारुल मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच सभी टीचर्स पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप अपना वीडियो 1 सेकंड के लिए ऑन कर सके ताकि मैं सबकी तस्वीरें ले सकूं, तो ये रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी, लाजवंती मैम। जी, मोहन सर, रघुवीर सर, आशीष जी, मंजू जी, अरुल मैम। मुझे समय 1 मिनट, हाँ मैं फोटो निकाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच टीचर्स। इसका रिकॉर्डिंग हमने किया हुआ है, हमारे पास आप सभी के ईमेल आईडी है। जैसे हम ये रिकॉर्डिंग डाल देंगे हम आपको ये रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे
ताकि आप इसको फिर से रेफर कर सकते हो या डिस्कशन को समझ सकते हो। हमारे अगले सेशन की जानकारी हम आपको मेल के द्वारा भेज देंगे ताकि आप उस पर रजिस्टर करें और इसका लाभ उठाएं, और आप ये टेक्निक्स को अपने क्लासरूम में भी कोशिश कीजिए, लाइक अप्लाई कीजिए, बिकॉज जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको समझेगा नहीं कैसे करना है। सो रिक्वेस्ट करूंगा कि इनिशियली आपको लगेगा कि यार ये बहुत सारा काम है, पर जैसे ही आप थोड़ा फाउंडेशन काम कर लोगे देन उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा बच्चों के मार्क्स और इंटरेस्ट इम्प्रूव करने के लिए, और आपकी और बच्चों की बॉन्डिंग भी एकदम स्ट्रांग हो पाएगी। सो थैंक यू आप सभी का पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।